चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक का मेन टॉपिक IMNCI। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी 4 नंबर में तो कभी 16 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर 4 में आपसे पूछेंगे तो सीधा आपसे पूछेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन IMNCI, और जब अगर ये 16 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे इसके साथ साथ में जो है गाइडलाइन और साथ में डायरिया का मैनेजमेंट में पूछ लेंगे। ठीक है, सबके अंदर खौफ प्रोड्यूस करने वाला जो एक टॉपिक है, पर आज हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है उसे समझने से पहले अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसको भी नोट्स वगैरह की आवश्यकता है या फिर अगर उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई वीडियोस थर्ड ईयर के नहीं मिल रहे हैं तो हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। उसमें सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सब चीज़ आप ही के लिए उसमें। तो बात करते क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ, पहले मैं आपको खुद को समझा देता हूँ, समझ में ऐसे आएगा बिना लाइन पढ़े। कि होता क्या है कि अभी जो मेन एक हम डिजीज़ पड़ता है कि यार जो बच्चा 5 साल तक होता है, 5 साल से होने से पहले बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अंडर 5 ईयर इज डायरिया। सबसे ज़्यादा उसका कारण होता है डायरिया, या फिर उसे बच्चे को फीवर आता है या फिर बच्चा माल न्यूट्रिशन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र करता है। पर बात मेन तो यही पहुंचती है कि साहब बच्चा 5 साल तक का नहीं हो पाता है। जन्म हुआ, बच्चे की खुशी मनाई, सब हुआ, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, कभी कभी फोर्थ नहीं कर पाते, कभी फिफ्थ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर WHO ने ऐसा सोचा कि यार ये क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर बच्चा 5 साल तक, अगर यही नहीं, ये नहीं कि खाली इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबने सोचा यार अगर बच्चा ऐसे मरेंगे तो फिर देश का जो क्या ना भविष्य बच्चा है, तो फिर कैसे क्या डेवलप होगी कंट्री। तो WHO ने यूनिसेफ के साथ में कोलाब्रेशन किया। किसने किया? WHO ने किया। किसके साथ में किया? यूनिसेफ। अच्छा, यूनिसेफ क्या होता है साहब? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो उसके साथ में कोलाब्रेशन किया और एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम रखा IMCI। उसमें स्ट्रेटेजी थी कि भाई बच्चा 5 साल से पहले अगर क्यों मर रहा है, अगर वो माल न्यूट्रिशन से मर रहा है, अगर उसके घर वालों की आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम उसे जो चीज़ें पहुंचाएंगे। ठीक है, बच्चे के लिए हम चीज़ें पहुंचाएंगे। अगर बच्चा लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से मर रहा है तो हम उसके घर वालों को एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो एक ये स्ट्रेटेजी बनाई और इसको अप्लाई किया। ये कब की बात है? 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यही स्ट्रेटेजी भारत में अपनाने के लिए भारत में ये सब चीज़ें भेजी कि साहब आप ही, ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो आप भी अपनाओ, क्योंकि WHO पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो भारत ने कहा हम स्ट्रेटेजी तो अपनाएंगे, पर आपने नाम रखा IMCI, हम रखेंगे IMNCI। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसने कहा नियोनेट का भी और साथ साथ में बच्चे का भी, दोनों की बीमारियों के लिए हम इंटीग्रेटेड साथ में सब मिलकर के मैनेजमेंट करेंगे। बात समझ में आई क्या? अब मैं एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ, समझना। इन डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड मोर देन 10 मिलियन चाइल्डहुड डाई बिफोर रीच इन 5 साल। कहता है कि भारत के या पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ बच्चे, कितने? डेवलपिंग कंट्री मतलब जो डेवलप हो रही है देश, जैसे भारत खुद एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो इन डेवलपिंग कंट्री के अंदर कहते हैं कि 1 करोड़ बच्चे 5 साल से पहुंचने से पहले ही डाई हो जाते हैं। कितना बड़ा है आंकड़ा, 1 करोड़। कहते हैं कि द चिल्ड्रंस आर नेशनली सुप्रीमली असेट, सो द नेशंस हैज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द नर्चर एंड देयर सॉलिट्यूड। मतलब क्या हुआ कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं और ये राष्ट्र का फर्ज बनता है कि उन बच्चों का लालन पालन और उनका पोषण करे। इसलिए सरकार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाती है। आपको पता है, सब मिड डे मील वगैरह हमने पहले पढ़ लिए, वो प्रोग्राम वगैरह सब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे राष्ट्र की धरोहर है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी उन्हीं बच्चों के लिए चलाया गया था। द मोस्ट कॉमन कोज आर डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन। और 5 साल से पहले अगर बच्चे मर रहे हैं उसका मेन कारण होता है डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन। ठीक है, साथ साथ में आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो रहे? इन इंडिया द कॉमन इलनेस इज फीवर। भारत के अंदर अगर पूछे सबसे ज़्यादा होता है फीवर, अराउंड 50%, और दूसरे देशों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है डायरिया। ठीक है, फीवर होता है 50%, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ARI या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया वगैरह सब चीज़ें वो 6%, फिर डायरिया 46%। ठीक है, सो फॉर द आउटकम एंड रिड्यूस मोर्टिलिटी इन द चिल्ड्रंस। क्यों? क्योंकि बच्चे इनकी वजह से मर रहे हैं तो इनकी जो मोर्टिलिटी है उनको कम करना है। ठीक है, इन मिड 1990
1990 के शताब्दी के बीच में WHO कोलाब्रेशन विद यूनिसेफ एंड मेनी एजेंसीज, WHO ने किसके साथ में, यूनिसेफ और मेनी एजेंसीज के साथ में कोलाब्रेशन गठजोड़ किया, ठीक है। रेस्पॉन्स टू डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज IMCI, और उसके साथ में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिनको बोला IMCI, और ये स्ट्रेटेजी भारत में अप्लाई हुई किस रूप में, IMNCI, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे आप खुद बताओ, कि सब टू रिड्यूस डेथ एंड द सीवियरिटी ऑफ इलनेस, हमें मतलब बच्चे की डेथ को रोकना था, उसको कम करना था। भाई अगर 1 करोड़ मर रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते भाई हाँ 0 कर देंगे, नहीं, 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी चीज़ का आउटकम 0 तो नहीं हो सकता। हाँ 1 करोड़ की जगह 10 लाख कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, 4 लाख तक कम कर सकते हैं, हो सके तो 1 लाख तक कम कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ तो बच्चे मरेंगे, ये तो ऐसा नहीं है नहीं कि 0 हो जाए, नहीं। पर 1 करोड़ आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा होता है। टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसका मेन उद्देश्य एक और भी था कि डेथ तो हमें कम करनी है, बीमारी की सीवियरिटी भी हमें कम करनी है, और साथ ही साथ बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ऐसा मत बोलना कम करना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट देखो, समझ में आई आज तो चीज़, IMNCI गाइडलाइन, इसकी गाइडलाइन क्या है वो देखो। द IMNCI clinical guideline target children less than 5 year age group that bears highest burden of death due to common childhood illness। ये जो गाइडलाइन है ये मेनली टारगेटेड किन बच्चों पे है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन पे ये टारगेटेड है, उन ग्रुप पे ये टारगेटेड, क्योंकि उन्हें हाई रिस्क होता है किसी भी बीमारी से सफ़र करने का। जैसे मैंने अभी आपको बताया ARI है, डायरिया है, फीवर है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट इसका गाइडलाइन हो गया कि ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए अप्लाई होगी साहब, इससे बड़े पे ये टारगेट नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, द गाइडलाइंस टेक एविडेंस बेस्ड सिंड्रोम अप्रोच टू केस मैनेजमेंट दैट सपोर्ट रेशनल, इफेक्टिव, अफोर्डेबल यूज ऑफ ड्रग एंड डायग्नोस्टिक टूल। कहते हैं कि ये जो गाइडलाइन है टेक एविडेंस बेस्ड सिंड्रोम अप्रोच, ये क्या करती है, एविडेंस बेस्ड मतलब होता है कि एविडेंस बेस्ड मतलब क्या होता है, एविडेंस मतलब गवाह, बेस्ड मतलब उस गवाह के आधारित जो सिंड्रोम्स हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चा तो अब कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, तो बच्चे का गवाह कौन हो गया, बच्चे की मम्मी हो गई, बच्चे के पापा हो गए, जो भी घर में है वो बोलेंगे कि साहब बच्चा है उसको सीवियर, मान लो अगर 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, वो थोड़ी बोल देगा आपको कि साहब मेरे को सीवियर डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से मेरी डेथ हुई, ऐसा नहीं बोल पाएगा वो। मतलब डेथ क्या हुई, मैं पीड़ित हूँ, मतलब ऐसा डेथ होने की बात तो कोई नहीं बोल सकता, डल भी नहीं बोल सकता। तो बात है कि बच्चा ऐसा आपको समझा नहीं सकता कि भाई साहब मैं सीवियर डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम है, मेरे बहुत ज़्यादा डायरिया भी हो रहा है, ऐसा नहीं बोलता है। तो एविडेंस बेस्ड मतलब होता है कि बच्चे के घर वाले आपको बोलेंगे, ठीक है, और जैसा जैसा घर वाले बोलेंगे वैसा वैसा हम केस मैनेजमेंट करेंगे। हम एक केस मैनेजमेंट में भी आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो बच्चे के घर वाले जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा हम केस मैनेजमेंट करेंगे, सही है। देट सपोर्ट रेशनल, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। हम उस बात तक पहुंच जाएंगे कि भाई हाँ क्या इसको वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ इफेक्टिव, अफोर्डेबल, इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा, अति उत्तम, अफोर्डेबल मतलब जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्रग एंड डायग्नोस्टिक टूल, और उसकी मदद से हम जो भी हमारे पास में जो जो चीज़ें हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो मेनली ORS का यूज़ करते हैं, डायरिया के अंदर, सीवियर डायरिया में ORS का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो अपने हाथ में हैं, इनकी मदद से भी हम उसमें भाई आंगनवाड़ी, अगर मैं बात करूँ IMNCI अगर प्रोग्राम को हम गाँवों के अंदर उतारें तो गाँव में अब उन जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो दाइमा है, ANM वाले हैं, GNM वाले, उन्हें भी हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें दवाई लिखने का और साथ साथ में दवाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, ये ऐसा तो अभी तक कोई रूल है नहीं। तो हम उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि वह ORS प्रोवाइड कर सकें, वो डायग्नोस्टिक कर सकें, और जो सिम्टम वो बता रहे हैं उनको समझ करके उसके हिसाब से मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच कैन बी यूज टू डिटरमाइन। अब एविडेंस बेस्ड जो आपने अप्रोच बताई है, जो घर वालों ने जो बताई, उसके हिसाब से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो। देखो, हेल्थ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। अगर घर वालों ने मुझे ये बताओ, घर वालों ने बोला कि साहब ये 5 से 10 बार इसको मैं दिन में, 5 से 10 बार तो मामूली चीज़ है, अगर मैं 10 से 15 बार कहूँ ना तो भी ठीक है, ये साहब 10 से 15 बार अगर इसको डायरिया होता है, मतलब एक 4 साल के लड़का है, उसकी मम्मी ये बात बोल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा ये रोता है, बार बार इसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत तो आप अंदाज़ लगा ही लोगे ना कि भाई हाँ इसको डिहाइड्रेशन विद डायरिया हो सकता है। तो एविडेंस बेस्ड सिंड्रोम की आपने उसकी मदद से आपको क्या समझ में आया, हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम समझ में आ गई, और प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट, सीवियरिटी ऑफ कंडीशन। अगर उसने 5 से 10 बार बोला, मतलब आप सोचोगे ठीक है थोड़ा
है तो सीवियर पर थोड़ा सा माइल्ड है। अगर वो बोला दिन में 15 से 20 बार तो मतलब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। एक्शन दैट कैन बी टेकन टू केयर फॉर चाइल्ड। अब मुझे बताओ, आप उसको एक्शन नहीं बता सकते कि भाई क्या क्या आपको एक्शन कहाँ में लेना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डायरिया का मैनेजमेंट बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो मतलब होता है कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच आपकी किन किन बातों में मदद करेगी कि एक तो आप हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे की समझ जाओगे, आप समझ जाओगे उसकी सीवियरिटी कितनी है, और आप समझ जाओगे कि क्या क्या अब आपको एक्शन लेना है। तो आप उस मम्मी को ये नहीं बोल सकते क्या इसको ORS का घोल पिलाओ, इसे बार बार कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, नहीं बोल सकते आप। अगर बोलो बोल देंगे। IMNCI गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। और जो IMNCI गाइडलाइन है ये बहुत सारे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये तो IMC की गाइडलाइन थी, अब ये किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो देखो जरा, कि ऑल सिक यंग इन्फेंट अप टू 2 मंथ मस्ट बी एग्जामिन फॉर साइंस ऑफ पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कहते हैं कि अगर आपसे बोले कि जो सिक यंग इन्फेंट है अप टू 2 मंथ, यानी अगर 2 महीने का बच्चा है या 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर का भी है, तो अगर आपको उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फर्स्टली एग्जामिन करना है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ 2 मंथ टू 5 ईयर, और 2 महीने से लेकर के 5 साल तक का बच्चा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या समझना, मस्ट बी एग्जामिन फॉर जनरल डेंजर साइन। आपको उसको क्या समझना है कि ये डेंजर साइन है। मतलब अगर 2 महीने का बच्चा अगर उसको सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो आपको इतना ही समझना है कोई बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा। पर जब मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल, अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे क्या होता है, कुछ डेथ वगैरह सिस्टम बताता हूँ, है ना। आप ऊपर कहीं लिख लेना कि जो सबसे पहले बात करते हैं नियोनेट की, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेट डेथ क्या होता है। अगर कोई 28 साल से या 0 से 28 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा डेथ का कारण क्या होता है, उसका होता है प्री मैच्योरिटी। क्योंकि भाई अगर मान लो 7वें मंथ में डिलीवरी हुई तो भी उसे 0 से 28 दिन का बच्चा गिना जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्री मैच्योरिटी, कि बच्चा प्री मैच्योर नहीं होता है। अगर किसी की 8वें मंथ में डिलीवरी हुई तो भी 8वें महीने से लेकर के बच्चे का तो दिन शुरू हो गया ना, 1 दिन का हो गया बच्चा, आज 2 दिन का हो गया, पर है तो 8वें महीने का। तो सबसे बड़ा कोज नियोनेट, मतलब 0 से 28 दिन का बच्चा अगर उस डेथ होती है तो उसका मेन कोज होता है क्या, प्री मैच्योरिटी, मतलब बच्चा प्री मैच्योर है। ठीक है, अब देखो अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट मतलब होता है 0 से लेकर के 1 महीने से लेकर के 1 साल का बच्चा। ठीक है, अगर 1 महीने से लेकर के 1 साल का बच्चा है और अगर उसकी डेथ हो रही है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम पे जो मिल्क है वो अगर सही ढंग से अगर उसको पोजीशन वगैरह नहीं दी है तो वो लंग्स में जा सकता है और मेनली कोज निमोनिया होता है। पर हाँ, 1 साल के बाद में 1 साल से मतलब लेकर के 5 साल तक का बच्चा अगर पता ही नहीं चलता है, मेनली कोज उसका होता है डायरिया, अंदाज भी नहीं लगा सकते, फिर बच्चा ख़त्म हो जाता है ना। तो इसने ये बोला है फर्स्टली कि अगर 2 महीने से लेकर के बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, 2 से लेकर के 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने के बच्चे को, तो मेनली आपको यही फोकस करना है कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने भी आपको बोला। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे निमोनिया वगैरह, अगर कुछ ऐसा हो गया। पर हाँ, अगर 2 महीने से लेकर के 5 महीने के बच्चे में अगर कुछ आपको साइन सिम्टम ऐसे देखने को मिलते हैं, इसका मतलब आपको समझना डेंजर साइन है। बात समझ में आई क्या, विच इंडिकेट द नीड ऑफ इमीडिएट रेफर्स, और उसका मतलब आपको क्या समझना है कि इसको हाथों हाथ रेफर करना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना उस चीज़ को। नेक्स्ट देखो, ऑल द सिक चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर द मेजर सिम्टम। ऑल सिक चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम। जो अगर उसको बच्चे को बीमार बच्चा है तो आपको रूटीनली अगर उसका मेजर सिम्टम, उसको बड़े सिम्टम आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास में बहुत बार भेजना है, मतलब फॉलोअप के लिए बार भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन आर यूज टू डायग्नोज टू डिजीज। मतलब होता है ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन, मतलब बहुत सारे ऐसे कम ही नंबर में होंगे, मतलब जैसे साइन सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा कम नंबर में होंगे जो आप उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे 5 साल तक का बच्चा है तो उसमें तो अब आपको ये तो है नहीं टीबी वाला कुछ लक्षण असेस करना है या फिर और कुछ लक्षण असेस करना है। जब मेनली प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होगी, या तो डायरिया होगा या फीवर होगा, तो उनके जो साइन सिम्टम है वो भी लिमिटेड नंबर में होंगे और आप उन लिमिटेड नंबर के साइन सिम्टम को देख करके समझ जाओगे। ठीक है, द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन ए क्लासिफाइड दैट इंडिकेट द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन। और बच्चे को हम क्या करते हैं, एक अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब हम ऐसे कुछ ग्रुप बना देते हैं, कुछ ऐसे जोन बना देते हैं, उसमें बच्चे को हम क्लासीफाई कर देते हैं ताकि वो इंडिकेट करे कि बच्चे की सीवियरिटी कितनी है।
या बच्चे की कंडीशन की सीवियरिटी कितनी है और ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, और बच्चे को कितना जल्दी रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट का। आपको पता होगा मैंने आपको एक ट्राइएज सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, बर्न के अंदर। जिसने बर्न का वीडियो एमिशन का देखा उसे पता होगा ट्राइएज सिस्टम बताया था, जिसमें मैंने रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, ठीक है, ये जोन बताए थे। वो इसलिए बताया कि भाई सीवियरिटी के आधार पर हमें बच्चों को बांटना है। मैं अगर आपको बोलूँ 1 करोड़ बच्चे हैं, मान लो किसी हॉस्पिटल में 700 बच्चे एक साथ आ गए अंडर 5 में, फिर आपको उसकी सीवियरिटी देखनी है और इसको अलग अलग रूप में बांटना है, ठीक है भाई। पहले किसका ट्रीटमेंट जरूरी है, उसके बाद किसका जरूरी है, अगर किसका थोड़ा सा लेट करे तो भी चल जाएगा। तो कैसे क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, देखो, द पिंक सजेस्ट रेफरल, येलो सजेस्ट ट्रीटमेंट एट आउट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी और ग्रीन सजेस्ट होम मैनेजमेंट। मतलब होता है पिंक का मतलब क्या होता है, अर्जेंट आपको रेफरल करना है, मतलब हाथों हाथ ही उसको भेजना है, ठीक है। येलो का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट एट आउट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, मतलब ऐसा है कि जो हेल्थ फैसिलिटी अभी हमारे पास में नहीं है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो लोकल वगैरह इन्फेक्शन वगैरह होता है वो, या फिर अगर हम उसे ओरल ड्रग दे करके उसे ठीक कर सकते हैं वो, इसमें अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्रीन का मतलब होता है घर पे इलाज कर लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर जब पिंक में होगा तो पिंक में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ट्रायल सिस्टम में बांटना पड़ेगा, उसे बांटना पड़ेगा कि कितनी क्या सीवियरिटी है क्या नहीं है पिंक में, ठीक है। ग्रीन का तो आपको पता है घर पे इलाज करना है। येलो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अर्जेंट होता है पर अगर हम उसे गोली दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, IMNCI गाइडलाइन एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट फॉर ऑल मेजर पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। ये जो IMNCI की गाइडलाइन है यह सबसे मोस्ट कॉमन है, इसको यूज़ लेते हैं, हर कोई यूज़ लेता है, पर ऐसा नहीं है कि हर ये पीडियाट्रिक प्रॉब्लम में अप्लाई होगी, नहीं, हर पीडियाट्रिक में नहीं होगी, सिर्फ अंडर 5 में होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वापस कि IMNCI की क्या केस मैनेजमेंट प्रोसेस रहती है, ठीक है। क्या होती है देखो, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, सबसे पहले आपको देखना है OPD कहते हैं, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब कि जो भी आपका पेशेंट है, ठीक है। तो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या हुआ आपका कि जैसे OPD वगैरह कहीं पे चलती है, या फिर अगर आपके पास में कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे OPD वगैरह बैठते हैं, कोई डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, हॉस्पिटल एडमिट नहीं कराना, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, चेक फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर आपको ये देखना है कि भाई उस बच्चे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको देखना है उसमें जॉन्डिस वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं। फिर आपको अभी IMNCI का है, ठीक है, मतलब इसमें यही बीमारियाँ फिक्स होगी। उसके बाद में आपको देखना असेस द सिम्टम ऑफ डायरिया, क्या इसमें डायरिया के लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में होगा चेक द फीडिंग प्रॉब्लम और माल न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, आपको देखना बच्चे में कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो बच्चा माल न्यूट्रिएंट तो नहीं है, या फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसका कैसा, मतलब उसको टीके वगैरह सारे लग चुके हैं नहीं लग चुके, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट आपने देखा आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, उसके बाद आपने देखा चेक फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं है, जॉन्डिस वगैरह नहीं है। असेस फॉर द सिम्टम ऑफ डायरिया, फिर आपने डायरिया के सिम्टम को असेस किया। उसके बाद में हो गया आपका चेक फॉर फीडिंग प्रॉब्लम, आपने देखा इसमें बच्चे में कोई फीडिंग प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है और माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, और इसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा है, ठीक है। सीरीज वाइज सीरीज यही लिखना आपको, ये IMNCI का केस मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट देखो, क्लासीफाई कंडीशन एंड आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट, फिर आपको मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन है आपको उसको क्लासीफाई करना है और आपको ट्रीटमेंट मतलब चूज करना है, भाई अभी जिसको ये बीमारी उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। एक्शन अकॉर्डिंग टू द कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट, और आपको एक्शन किसके आधार लेना है, ये जो कलर कोड है मैंने आपको बताया पिंक, येलो, ग्रीन, इसके आधार पर लेना है, ठीक है। तो पिंक मतलब आप समझे प्री रेफरल ट्रीटमेंट, एडवाइस पेरेंट्स, मतलब बच्चे को बताना है कि भाई इस बच्चे को रेफर करना पड़ेगा और ये अर्जेंट है, वेरी अर्जेंट कंडीशन है, ठीक है। पिंक में यहाँ वापस देखो रेफरल फैसिलिटी, जैसे इमरजेंसी में आपको रेफ़र करना पड़ेगा, उसमें ट्राइज मैनेज करना पड़ेगा, आपको कलर कोडिंग के हिसाब से बांटना पड़ेगा, फिर बच्चे को डायग्नोसिस करना है, फिर मॉनिटर करना है, फिर फॉलोअप के लिए बुलाना है, ठीक है। येलो में क्या होगा, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी देखनी है, लोकल इन्फेक्शन चेक करना है, और अगर उसे ओरल गोली दवाई दे के काम चल जाता तो ठीक है वो देना है, और या फिर आप ORS का गोल वगैरह दे के भी इसमें काम चला सकते हो। एडवाइस एंड टीच द केयर, जो बच्चे का जो केयर टेकर है, मतलब घर के उसको मम्मी वगैरह है, उनको सबको एडवाइस करना है कि बच्चे को भी बार बार कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, करानी है, ये ORS वगैरह आपको पिलाना है, और बार बार 1-2 बार फॉलोअप के लिए आ जाओ, उस टाइम पे हम जेंटामाइसिन या एम्पिसिलिन जो भी इंजेक्शन लगाना वो हम लगा देंगे। नेक्स्ट ग्रीन मतलब क्या होता है भाई, ग्रीन मतलब होम टेकर करो, अब घर पे ही आप केयर करो, हॉस्पिटल क्यों लेके आए, ठीक है। होम केयर टेकर इज, ये नीचे लिखा ग्रीन आपका, होम केयर टेकर इज काउंसल्ड हाउ टू ट्रीट लोकल ड्रग
ट्रीट लोकल इन्फेक्शन, कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कीप द यंग इन्फेंट वार्म व्हेन द रिटर्न इमीडिएटली, कीप द यंग इन्फेंट वार्म व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली। मतलब क्या होता है कि बच्चे को आपको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करानी है, आपको जो भी है ORS वगैरह जो प्रोवाइड की वो आपको पिलाना है, घर पे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है, उसका नाम है डायरिया, असेसमेंट ऑफ डायरिया। अब आपका डायरिया का कैसे असेसमेंट बनाना वो देखो। डायरिया इज ए मेन सिम्टम विच इज असेस्ड इफ द मदर सेज इफ इट इज़ प्रेजेंट। डायरिया एक मेन सिम्टम होता है अगर मदर कहती है कि हाँ इसको प्रेजेंट है। मैंने अभी आपको ये तो कहा एविडेंस बेस्ड, मतलब उसकी मम्मी कहेगी कि भाई हाँ इसको डायरिया वगैरह, तो आपको कहना हाँ ठीक है डायरिया, तो हम इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट नॉर्मली पास फ्रिक्वेंटली सॉफ्ट स्टूल, दिस शुड बी नॉट बी कंफ्यूज टू डायरिया। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि भाई जो अगर बच्चा है वो मदर मिल्क पी रहा है तो माँ अगर सोच ले ये मिल्क की वजह से अगर मिल्क है तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो सीधा ही वाटरी डायरिया होगा, नहीं। उसको बताना है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा बच्चा तो ऐसा नहीं वो वाटरी स्टूल पास करेगा, नहीं, वो स्टूल थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इन्फेंट शुड, यंग इन्फेंट इज सेड टू हैव डायरिया। अगर एक ये भी यंग इन्फेंट है तो आप डायरिया कह सकते हो। इफ द स्टूल हैव चेंज फ्रॉम यूजुअल पैटर्न से जो स्टूल वो चेंज है, एंड चाइल्ड इज पासिंग मेनी टाइम्स वाटर स्टूल, और बच्चा है बहुत बार वाटर स्टूल पास कर रहा है, उसे हम कह सकते हैं डायरिया। अब ये देखो चीज़ बहुत खतरनाक है ये, और यहीं पे अब इसका समापन समारोह कर रहे हैं। टू ऑफ द फॉलोइंग साइन, जो आपको नीचे साइन देख रहे हैं, इन साइन में से लगभग 2 साइन भी हो गए तो आपको समझ जाना है कंडीशन कैसी है। अगर बच्चा लिथार्जी है, बच्चा अगर अनकॉन्शियस है मतलब क्या हो गया, बच्चा बेहोश हो गया, बच्चे में होश ही नहीं है, इतना सीवियर बच्चा होश में नहीं है, ठीक है। संकन आई, बच्चे की आंखें हैं वो सिकुड़ गई बहुत ज़्यादा। स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, और अगर आपने उसकी स्किन को दबा दिया और अगर बहुत खतरनाक लेट वापस सही होती है। अरे गाल होते हैं ना, गालों में एक होता है डिम्पल्स मतलब क्या होता है कि हंसते हैं तो जो है गालों में एक छोटे छोटे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, गड्ढे हो नहीं जाते मतलब गड्ढे जैसे हो जाते हैं, वापस ही हो जाते हैं वो। तो स्किन को अगर आपने पिंच कर दिया तो वापस वो रिटर्न कंडीशन के अंदर थोड़ा लेट आती है। इसका मतलब आपको समझना है सीवियर डिहाइड्रेशन। क्या समझोगे आप? सीवियर डिहाइड्रेशन। अब आपको सीवियर डिहाइड्रेशन तो आपको करना क्या, देखो इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्या करना है, गिव फर्स्ट डोज ऑफ IM। आपको IM जेंटामाइसिन और IM एम्पिसिलिन लगाना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि इतना अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, मतलब इतना ज़्यादा अगर बच्चे को डायरिया अगर पास कर रहा है तो कितना उसका वेट लॉस हुआ है, और आपको पता है ज़्यादा अगर वेट लॉस हो गया तो फिर माल न्यूट्रिएंट हो जाएगा, फिर बच्चे की डेथ हो सकती है। रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल, आपको हाथों हाथ रेफर करना है, क्यों बच्चा अनकॉन्शियस है। अगर होश में होता तो भी ठीक है, हम थोड़ा लेट करते, पर बच्चा तो अनकॉन्शियस है, तो आपको उसको हॉस्पिटल ले जाते आपको उसको ORS का घोल पिलाना है, और मदर को बोलना है ब्रेस्ट फीडिंग चालू रख। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब चालू रखनी, हर 1-1 घंटे हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करानी 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। और आपको उसको हो सके उतना फ्लूइड देना है, क्योंकि बच्चा कैसा हो गया, अनकॉन्शियस चला गया। कंडीशन कैसी रहेगी, पिंक कलर की रहेगी, मतलब अर्जेंट रेफरल। क्या क्या साइन देखे आपने, लेथार्जी देखा साहब, अनकॉन्शियस देखा, श्रंकन आई देखी, स्किन पिंच करी तो वापस वो अपने जो है पोजीशन सही ढंग से नहीं गई, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई। कलर आपने दे दिया पिंक कलर, ट्रीटमेंट आपने फर्स्ट डोज जेंटामाइसिन एम्पिसिलिन दे दिया, बच्चे का देखा वेट लॉस हो रहा है, बच्चे को हाथों हाथ अर्जेंट हॉस्पिटल में भेजा, साथ साथ ORS का घोल पिलाते गए और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखी। समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन है अगर बच्चा रेस्टलेसनेस है। रेस्टलेसनेस मतलब बच्चा अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्या थकावट फील कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बच्चे की आंखें वापस श्रंकन हो गई है, सिकुड़ने लग गई है, और बच्चे की स्किन जैसे आपने वापस पींची वो वापस पोजीशन में आने में थोड़ा समय लगा रही है, पर हाँ बच्चा अभी तक कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है। इसका मतलब कंडीशन तो ख़राब है, पर हाँ अगर थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट में डिले करो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका येलो कलर। इसका मतलब हम समझे सम डिहाइड्रेशन है, मतलब पानी की कमी तो है बच्चे में, पर थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन है, ठीक है। आपको वही ट्रीटमेंट करना, फर्स्ट जेंटामाइसिन एम्पिसिलिन देना, मदर को बोलना ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे, ORS का घोल प्रोवाइड करना है, 2 दिन तक आपको फॉलोअप के लिए बुलाना है, ठीक है। 2 दिन इसलिए बुलाएंगे ताकि कहीं वो ज़्यादा सीवियर नहीं हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन, नॉट इनफ साइन ऑफ क्लासीफाई सम ऑफ द सीवियर डिहाइड्रेशन। इनमें से कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, हाँ बच्चा थोड़ा बहुत
रेस्टलेस हो सकता है, पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा आपको ऐसा, जैसे रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, सनकन आइज, स्किन साइज, स्किन बेक टू, आपको कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब बच्चे में कोई डिहाइड्रेशन नहीं है साहब, बच्चे में खाली डायरिया है, नो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो उसको क्या करना, आप गिव फ्लूइड टू ट्रीट डायरिया एट होम। घर पे डायरिया को ठीक करने के लिए आप उसे फ्लूइड वगैरह दे दो। मदर को एडवाइस करो कि भाई 5 दिन के अंदर अंदर अगर ये बच्चे में डायरिया सही नहीं होता है, आप तो 5 दिन के अंदर मतलब फिर आप आ जाना फॉलोअप के लिए। पहले घर पे ही ट्राई कर लो, ORS वगैरह पिला करके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर नहीं ठीक होता तो फिर आप हमारे पास आ जाना। तो ये कंडीशन होती है ग्रीन कलर की। ये आपका IMNCI पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी आज 5-6 डिजीज़ की बात करेंगे। वीडियो को आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहें, और साथ साथ में अपने सभी क्लासमेट को शेयर करते रहें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए आप इन कहते हैं ना अमृत पान से चूक जाओ। इनके पास नोट्स नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा दिखे कि वो सोच रहा है साहब मैं 10 दिन में कैसी तैयारी करूँ, भेज देना मेरे चैनल का लिंक, उनको बोल देना फॉलो कर ले, और जो भी पढ़ा रहे वो साथ साथ में लिख लो और पढ़ लो। गारंटी के साथ कहता हूँ आप पास हो जाओगे। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूमेटिक फीवर की, मेंटल रिटार्डेशन की। ठीक है, मेन पोर्शन जो भी जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है सबका सब कंप्लीट करा देंगे। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ साथ लिखते रहने की, साथ साथ पढ़ते रहने की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।